नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं प्रमोद सिंह। आज आप सभी का जो है MCG एकेडमी, दिस इज़ द पार्ट ऑफ अनअकैडमी एंड अनअकैडमी प्रोफाइल। मेरा जो है MCG एकेडमी मेरा यूट्यूब चैनल है और अनअकैडमी प्रोफाइल का नाम मेरा प्रमोद सिंह रावत है। तो आप लोगों को जो है फॉलो जरूर कर लेना, जिससे रेगुलर क्लासेस का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के जो आप लोगों के MCQ है काफ़ी बेहतरीन होने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, शाम को जो है ये आप देख रहे होंगे प्रैक्टिस सेशन ऑन हिंदी MPSI प्रीलिम्स मेंस जो आप लोगों का चल रहा है, वो आप लोगों का जो है स्टार्टिंग हो रहा है। सेकंड लेसन आज आप लोगों का शाम को होगा। साथ ही साथ आप लोगों ने फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एंड आप लोगों का जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का नाइट में जो बैच चलता है, भाई उसमें रेगुलर क्यों नहीं रहते हो मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोगों को काफ़ी बेहतरीन कल सेल पढ़ाया था। आज जो है आप लोगों को मैं इलेक्ट्रिसिटी जो है पढ़ाने वाला हूँ, सॉरी मैग्नेट पढ़ाने वाला हूँ। आज का टॉपिक शायद मैग्नेट है, तो मैग्नेट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। किस तरीके से क्या क्या चीज़ें आप लोगों को वहाँ पर पढ़ना है, हर एक चीज़ आप लोगों को क्लियर करवाई जाएगी। सो प्लीज़ कम ऑन टाइम। जो है आप लोगों को 9 बजे आना है, तो 9 बजे आप लोग उपस्थित वहाँ पर हो जाइएगा, ठीक है। चलिए आज की क्लास शुरुआत करता हूँ। आज की क्लास में आप लोगों का 10 क्वेश्चन वाला जो सिस्टम है वही क्लास है आप लोगों का मिक्स्ड क्वेश्चन का। बेहतरीन क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपके समक्ष ये रहा। क्वेश्चन मेडिवल हिस्ट्री के रहेंगे 10, फिर आप लोगों का ऐसे तरीके से अलग अलग चेंज होते जाएंगे। तो पहले मेडिवल हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आप लोगों का, कौन से मुगल राजा के दरबार में हिंदुओं से ज़्यादा मुसलमान मनसबदार थे? तो कौन सा जो है मुगल राजा था जिसके दरबार में ऐसी प्रथा प्रचलित थी? देखिए, ये जो आपसे बोला जा रहा है कि हिंदू ज़्यादा थे, मुस्लिम दरबार मुस्लिम मनसबदार जो है ज़्यादातर हिंदू थे, तो वो आप लोगों का औरंगजेब शासक था। औरंगजेब भाई बहुत क्रूर जरूर था, लेकिन हिंदुओं के प्रति भी क्रूर था, मैं ये नहीं कहूँगा। लेकिन उसकी जो है कुछ सामाजिक व्यवस्था इसी तरीके की थी कि वो हिंदुओं को लगाव और प्रेम की भावना से मतलब नहीं था, उसे अपनी जो है प्रजा और प्रजातंत्र से मतलब था। तो किस तरीके से उसको मैनेज करना है बेटर टू बेटर, इसीलिए औरंगजेब ने अपने दरबार में जो है ज़्यादातर ऐसी चीज़ों को जोड़ करके रखा गया था। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, जवती प्रथा और दहशाला प्रथा किसने शुरू किया था? तो बताइए भाई, जवती प्रथा और दहशाला प्रथा किसके द्वारा शुरू किया गया था? टोडरमल जो आप लोगों का है, जवती प्रथा और दहशाला प्रथा किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो टोडरमल के द्वारा शुरू किया गया था। टोडरमल जो है अकबर के नवरत्नों में से एक था और उसका मुख्य कार्य राजस्व की जो है देखभाल करना था। जवती प्रथा और दहशाला प्रथा टोडरमल के द्वारा ही शुरुआत की गई थी। किसने अपने भाई उलूग खान और नुसरत खान को गुजरात आक्रमण के लिए भेजा था? तो किसके द्वारा जो है भेजा गया? फाइनली आप लोगों को ऐसे समझ में आ जाना चाहिए कि जो है उलूग खान और नुसरत खान जो है किसके भाई थे, है ना। किसी तरीके से आप लोगों को उस लिंक को पकड़ना है जिससे आप लोग आंसर दे सको। देखो, इसमें जो आप लोगों का पूछ रहा है कि किसने अपने भाई उलूग खान और नुसरत खान को, तो जो है आप लोगों का अलाउद्दीन खिलजी के भाई थे उलूग खान और नुसरत खान। इन दोनों को उसने जो है गुजरात पर आक्रमण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही भेजा गया था। तो ए वाला इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? बताइए भाई, मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? देखो, मीनाक्षी मंदिर की बात कर रहा है तो मीनाक्षी मंदिर जो है पांड्य वंश के राजाओं ने जो है बनवाया था। ये जो है मदुरै में स्थित है। थंगम मदुरै आप लोगों ने सुना होगा, जो पांड्य वंश की उस समय राजधानी थी। तो मीनाक्षी मंदिर जो आप लोगों का वहीं पर स्थित है ना। पांड्य वंश के राजाओं द्वारा इसका जो है निर्माण करवाया था, मदुरै में ये स्थित है। चांदी का टका और तांबे का जीतल किसने चलवाया था? ये जो है जैसे आज हम रुपया कहते हैं ना, उसी समय उस जमाने में जो है चांदी के सिक्के को टका कहते थे और तांबे के सिक्के को जीतल कहते थे। ये किसके द्वारा चलवाए गए थे वो आपसे पूछा है। देखो, चांदी का टका और तांबे का जीतल किसने चलवाया था? तो ये जो आप लोगों का इल्तुतमिश के द्वारा अपने राज्य में जो है चांदी का टका और तांबे का जीतल चलवाया था। भारत के पहले शुद्ध अरबी सिक्के थे जो उसके द्वारा चलवाए गए थे, है ना। अगला आप लोगों का है क्वेश्चन, तैमूर ने भारत पर आक्रमण किसके समय किया? बताइए भाई, तैमूर ने भारत पर आक्रमण किसके समय किया? उस समय भारत का राजा कौन था? देखो, तैमूर ने भारत पर आक्रमण जो किया था उस समय भारत का राजा जो है महमूद शाह तुगलक था। 1398 ईस्वी की बात है। 1398 1398 में 1398 में भारत पर आक्रमण किया। उस समय दिल्ली सल्तनत जो है तुगलक वंशी महमूद शाह तुगलक था। 1398 में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। ए वाला इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। एकता प्रथा का अंत किसने किया? बताइए भाई, एकता प्रथा का अंत किसके द्वारा किया गया था?
देखो एकता प्रथा का अंत किसने किया था, तो एकता प्रथा के अंत की बात कर रहा है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसका जो है अंत किया गया था। एकता प्रथा का अंत अलाउद्दीन खिलजी ने किया और इस प्रथा को इल्तुतमिश ने शुरू किया था। तो कभी कभार ये भी पूछा जा सकता है कि एकता प्रथा की शुरुआत किसने की थी, ये जो आप लोगों की किसके द्वारा की गई थी, इल्तुतमिश के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। इसके अंतर्गत क्या हुआ करता था, सैनिकों या राज्य अधिकारियों को वेतन के बदले भूमि दी जाती थी। तो एकता प्रथा अच्छी थी, उस समय जो सैनिक लोग काम करते थे उन्हें वेतन नहीं दिया जाता था, उनको भूमि दी जाती थी। उसमें जो है आप अनाज उगाइए और जो भी आप लोगों को करना है उसका कीजिए, आप लोगों को भूमि दी जाती थी उस जमाने में। उसको हम क्या कहते हैं, एकता प्रथा। तो कभी कभार एकता प्रथा पूछ लिया जाए तो आप लोग उसको आसानी से बता सकोगे। ओसियां का मंदिर किसके द्वारा बनाया गया, बताइए भाई ओसियां का मंदिर किसके द्वारा बनाया गया। देखो ओसियां के मंदिर की बात कर रहा है तो ये आप लोगों का जो है गुर्जर प्रतिहार वंश के राजाओं के द्वारा बनवाया गया था। ए वाला इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। इसके अनेक फेमस मंदिर हैं, इन्होंने गुर्जर प्रतिहार वंशी राजाओं ने बनवाया था। ये मंदिर जो आप लोगों के हैं नागभट्ट प्रथम जो गुर्जर प्रतिहार वंश का राजा था और एक आप लोगों का नागभट्ट द्वितीय, इन दोनों के द्वारा ज्यादातर जो है बनवाए गए थे। ठीक है, देखो चंगेज खान का समकालीन कौन था, तो पहले तो आप लोग ये बताइए चंगेज खान का समकालीन कौन था। चंगेज खान जो आप लोगों का इल्तुतमिश का समकालीन था। चंगेज खान के बारे में बात करें तो उसने जो है बहुत ही बड़ी विरासत को संभाला। एक तरीके से बोला जाए कि आप लोगों का जो है पूरब से पश्चिम, वो पश्चिम से आया था, पश्चिम से पूरब की ओर आया, मीन्स चाइना तक उसका कवर था अभी प्रेजेंट टाइम में देखा जाए। लेकिन फिर भी बात की जाए तो भारत को टच ना कर सका, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो फिलहाल हमारे लिए इतना काफ़ी है कि चंगेज खान समकालीन कौन था, इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश ने उसको भारत में एंट्री लेने ही नहीं दी। ठीक है, प्राथमिक मध्यकाल के दौरान जेजाक भुक्ति किस जगह को कहा जाता है, तो बताइए किसको कहा जाता है जेजाक भुक्ति। देखो प्राथमिक मध्यकाल के जेजाक भुक्ति जो है बुंदेलखंड को कहा जाता है। तो बुंदेलखंड इसमें ऑप्शन ए वाला आप लोगों का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन आ चुके हैं आप लोगों का जो है वो वाला खत्म हो गया मध्यकालीन, अब मॉडर्न के आ चुके हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बोरो के कार्यकाल में किस अधिनियम के द्वारा दास्ता और गैर कानूनी घोषित किया गया। दास जो आप लोगों की उस जमाने में क्रिया थी, तो दास्ता को गैर कानूनी घोषित किया गया। तो आप लोगों को बताना है किस अधिनियम के द्वारा उसको गैर कानूनी घोषित किया गया। बबली गुप्ता, बबली जी स्वागत है। लेट हो गई सर, हाँ 12 क्वेश्चन लेट हो गए। अब संदीप जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, संदीप नहीं वो एक्चुअल में रानी परमार जी हैं। देखो आप मेरी जो प्रोफाइल पर जाइए, प्रोफाइल पर फिर MPPSC वाले कोर्स में जाइए। कोर्स मेरा जो है एक कंप्लीटेड कोर्स है MPPSC वाला, तो उस पर क्लिक करोगे तो सबसे नीचे सबसे लास्ट में मेरा क्विज वाला सेशन होगा, उस पर क्लिक करोगे तो आप लोगों को रिजल्ट ही दिखेगा। उसमें देखना शो रिजल्ट, तो आपके वहीं पर रिजल्ट दिखे आते हैं। और वैसे हाल की वाली रिजल्ट दिखाता है। आप लोग पेपर देने के बाद या टेस्ट जो होता है उसके 5 मिनट तक रुकिएगा, उससे आप लोगों को जो है देखो 8061 में इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन और प्रकाशन जो है आप लोगों का मोहन घोष और देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। बी वाला इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा, मनमोहन घोष और आप लोगों का देवेंद्रनाथ टैगोर। इसकी स्थापना 1861 में की गई थी और ये कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी। तो प्लेस का भी आप लोगों को नाम ध्यान रखना है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी, तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस समय की गई थी, उस टाइम को बताइए। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना जो है आप लोगों का 6 अगस्त 1952 को किया गया था और प्रधानमंत्री द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो है अध्यक्ष कौन रहता है, कभी क्वेश्चन ये बने तो आप लोगों को सीधा सीधा जवाब देना है, प्रधानमंत्री जी इसके अध्यक्ष होते हैं। इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में किसके द्वारा की गई, तो बताइए भाई इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में किसने की थी। देखो इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में जो है सुरेंद्र नाथ बैनर्जी के द्वारा की गई थी। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने 26 जुलाई 1876 को 26 जुलाई 1876 को, तो ये आप लोगों का जो है 1876 आप लोगों को ध्यान रखना है, ये डेट भी आप लोगों का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 26 जुलाई 1876 है ना। तो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने 26 जुलाई 1876 को आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर के इसकी स्थापना की गई थी कलकत्ता में, इंडियन नेशनल एसोसिएशन। और 1885 में इस संगठन का विलय कांग्रेस में कर दिया गया था। इंडियन नेशनल एसोसिएशन का जो है परिवर्तित कर दिया गया था, उसको मतलब विलय करने का उसमें मिला दिया गया था, किसमें मिला दिया गया था, कांग्रेस में। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो बताइए राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? देखो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को की गई थी, जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्ष जो है आप लोगों का कौन रहता है? प्रधानमंत्री रहता है। रिपीटेड क्वेश्चन है लगभग। आनंद मठ के लेखक कौन है? सबसे इजी क्वेश्चन है ये आपका। देखो आनंद मठ के लेखक आप लोगों से पूछा जा रहा है, तो आनंद मठ के लेखक आप लोगों को पता है बंकिम चंद्रम चटर्जी है। बंकिम चंद्रम चटर्जी। आनंद मठ की रचना जो है उनके द्वारा की गई थी, कब की गई थी? 1852 में। तो 1852 में जो है इनकी रचना, जो है आनंद मठ की रचना उनके द्वारा की गई थी। और भारत का राष्ट्रीय गीत वर्तमान में आप लोगों का वंदे मातरम ही है। और इस उपन्यास से जो लिया गया है, उपन्यास जो है सन 1700 के दौरान सन्यासी विद्रोह पर आधारित, सन 1700 में सन्यासी विद्रोह हुआ था, उस पर आधारित है आप लोगों का आनंद मठ का जो है लेख। ठीक। गांधी इरविन समझौते पर कब हस्ताक्षर हुए? तो बताइए भाई गांधी इरविन समझौते पर कब हस्ताक्षर हुए आप लोगों के? गांधी इरविन समझौते की बात कर रहा है तो ये आप लोगों का 5 मार्च 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था आप लोगों का, वहाँ आप लोगों का गांधी इरविन समझौता हुआ। एंड गांधी इरविन समझौता आप लोगों का तत्कालीन वायसराय, कभी आप लोगों से पूछ लिया जाए तो उस समय लॉर्ड इरविन ने भी हस्ताक्षर किए थे ये समझौता जब हुआ था। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान ये समझौता जो है आप लोगों का हुआ था, है ना। निम्नलिखित में से किस तारीख को भगत सिंह को फांसी दी गई? तो बताइए भाई किस तारीख को, कौन सी डेट में जो है भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी? प्लीज टेल मी। यहाँ से बोल रहा है किस तारीख को भगत सिंह को फांसी दी गई थी। तो भगत सिंह के बारे में बात करें ना, 23 मार्च 1931 को, 23 मार्च 1931 को उनको मृत्युदंड दिया गया जॉन सैंडरसन की हत्या के आरोप में। जॉन सैंडरसन जो आप लोगों को हैं उनकी हत्या के आरोप में उन्हें सजा दी गई। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों को ही फांसी दी गई थी साथ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किसने की थी? बताइए भाई किसने की थी कराची अधिवेशन की अध्यक्षता? तो कराची में जो आप लोगों का कराची अधिवेशन है 1931 की किसकी अध्यक्षता में की थी? तो इसकी अध्यक्षता जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई। इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति पर प्रस्ताव दिए गए थे। तो मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति पर जो प्रस्ताव इसमें दिए गए थे, प्लीज वेट। हरे कृष्णा भैया, हरे कृष्णा भैया। इसमें जो आप लोगों का राइट आंसर यही होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ये कराची अधिवेशन की अध्यक्षता पर जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी। मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति के संरक्षण पर इसमें टॉक किया गया था, डिस्कशन था। 1916 में होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था? तो बताइए किसके द्वारा 1916 में होम रूल आंदोलन जो है शुरुआत किया गया था? देखो 1916 में होम रूल आंदोलन की शुरुआत एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। इसमें डी जो है आप लोगों का राइट आंसर होगा। अब आप लोगों के मध्यकालीन भारत के आधुनिक भारत के क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। मध्यकालीन हो गया, आधुनिक हो गया। अब हमारी पॉलिटी के 10 क्वेश्चन आप लोगों को आने वाले हैं। आप लगा लीजिए, भैया का कॉल आ रहा है। टाइमिंग यही रहेगी भाई, टाइमिंग आप लोगों का यही रहेगा। भारत में केंद्रीय विधायिका और संसद में क्या अंतर है? बताइए भारत में केंद्रीय विधायिका और संसद में क्या अंतर है? व्हाट इज डिफरेंस? देखो भारत में केंद्रीय विधायिका और संसद में क्या अंतर है, तो ये इनमें से एक भी डिफरेंस यहाँ पर आप लोगों का फ्लो नहीं होता है विधायिका में और संसद में। जो आप लोगों को उपयुक्त पॉइंट दिए गए हैं कि केंद्रीय विधायिका और लोकसभा में राज्यसभा शामिल है और समिति राष्ट्रपति शामिल है। ये कॉन्स्टिट्यूशन यदि आप लोगों ने डिटेल पढ़ा होगा तभी आप लोग इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हो। फिलहाल इनमें से कोई सी भी चीज़ ऐसी नहीं है जो डिफरेंस हो। गोपनीयता के निहित अधिकार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक हिस्सा है, जिसके तहत भारत के संविधान में निम्नलिखित जो अनुच्छेद दिए गए हैं, कौन से अनुच्छेद में उसके ऊपर डिस्कशन या वर्णन किया गया है? बताइए। देखो गोपनीयता के अधिकार की बात करेंगे, जीवन के व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो हिस्सा है वो अनुच्छेद आप लोगों का 21 में इसका वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 21 में जीवन की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। 21 वाला आप लोगों का इसमें राइट आंसर होगा। सुप्रीम कोर्ट की सर्किट बेंच कहाँ है? तो बताइए भाई सर्किट बेंच आप लोगों की सुप्रीम कोर्ट की कहाँ है? देखो सुप्रीम कोर्ट की सर्किट बेंच की बात कर रहा है तो आप लोगों का जो है मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई में से कहीं भी नहीं है। वरेनली करके जो आप लोग का एक पड़ता है वहाँ पर आप लोग का सुप्रीम कोर्ट का मेन सर्किट बेंच, परमानेंट सर्किट बेंच आप लोग का वहाँ पर स्थित है। निम्नलिखित में से
अनुच्छेद में से किसके अनुसार भारत के राष्ट्रपति को क्षमा, राहत, छूट देने या किसी अपराधी दोषी को जो है किसी भी अपराध का निलंबित करने या उसकी फांसी रुकवाने का जो पावर रहता है वो कौन से अनुच्छेद के तहत उसके पास रहता है? तो प्लीज बता दीजिए मुझे। अनुच्छेद 72 के तहत जो है राष्ट्रपति को ये सारे अधिकार प्राप्त होते हैं कि वो किसी भी अपराधी को क्षमा कर सकता है, उसको राहत, छूट दे सकता है, किसी भी अपराधी व्यक्ति को दोषी, निर्दोष घोषित कर सकता है। ये सारे पावर अनुच्छेद 72 के दौरान दिए जाते हैं। मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय फेलोशिप स्कीम किसके लिए है? तो मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय फेलोशिप स्कीम बताइए भाई किसके लिए है? मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय फेलोशिप स्कीम जो आप लोगों की है 5 चयनित अल्पसंख्यकों का, तो अल्पसंख्यकों की बात कर रहा है तो ऐसा नहीं है 5 स्पेशली व्यक्तियों का, 5 अल्पसंख्यक समुदाय जो हैं उन लोगों के लिए ये जो लागू होता है मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय फेलोशिप स्कीम। इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान जिसको हम IAP का लक्ष्य अत्यंत पिछड़े क्षेत्रों में विकसित घाटे को ब्रिजिंग करना है। ब्रिजिंग का मतलब होता है किसी भी छूटी हुई चीज़ को कंप्लीट करने के लिए, ब्रिज का है दो चीज़ों को जोड़ने के लिए करते हैं ना उस शब्द का प्रयोग, तो घाटे को ब्रिजिंग करना है जो से प्रभावित होते हैं। वो किस चीज़ से प्रभावित होते हैं उन लोगों के लिए जो है ये इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान जो है चलाए जाते हैं। तो बताइए। देखो इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान जो आप लोगों का लक्ष्य अत्यंत ही पिछड़े क्षेत्रों में घाटे को ब्रिजिंग करना है, तो ये जो आप लोगों का है वो वामपंथी अतिवाद, तो वामपंथी अतिवाद की कह रहा है, तो वामपंथी अतिवाद अभी फिलहाल काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। ये IAP वामपंथी अतिवाद प्रभावित इलाकों के लिए है, ये जो मैं कर रहा हूँ इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान, ठीक है। प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसके लिए है? बताइए भाई किसके लिए है ये? तो प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम जो आप लोगों का है वो अल्पसंख्यकों के लिए। अल्पसंख्यक क्या रहते हैं? वे समुदाय जो विशेष जाति वर्ग की तुलना में कम मात्रा में भारत में उपस्थित हैं, उनको हम क्या कहते हैं? अल्पसंख्यक कहते हैं। 14 सितंबर 1949 को देश के संविधान निर्माताओं ने हिंदी को डैश की स्थिति प्रदान करने का फैसला किया। तो बताइए भाई हिंदी को किसकी स्थिति प्रदान करने का फैसला किया है? क्या बनाया गया उसको? देखो भारत जो आप लोगों का है वो भारत जो नाम दिया गया है भारत, वो कई स्वतंत्र राज्यों का संघ है, ये शायद आपको पता हो, क्योंकि आज़ादी के पूर्व भारत जो कहा जाता था वो पूरी पाकिस्तान, बांग्लादेश, इधर जो म्यांमार तक पूरा का पूरा जो है आप लोगों का भारत कहलाता था। अभी उसके बारे में बात की जा रही है, तो उससे पहले भारत कई राज्यों का संघ था। भारत का अर्थ क्या रहे? भारत का अर्थ यही है, भारत में जो अर्थ है वो कई राज्यों का संघ को लेकर के लिया गया है, ठीक है। तो ये जो है संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में इसको नियुक्त किया गया था। सी वाला आपका राइट आंसर होगा। हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा बनाया गया था 14 सितंबर 1949 को। भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये तो वन वर्ड आंसर है डायरेक्टली। यहाँ पर जो राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होता है, PM, प्राइम मिनिस्टर। निम्नलिखित पर ध्यान देकर के बताना है और आप को बताना है किसके द्वारा संबोधित किया गया कि भारत का संविधान संसद द्वारा कानून बंधुआ श्रम की समस्या को उपरोक्त में से किसके द्वारा संबोधित किया गया। तो आपको जो ये वाला पॉइंट दिया गया बंधुआ श्रम की समस्या को, किन से ये दोनों पॉइंट दिए गए हैं इनमें से किसके द्वारा इसको संबोधित किया गया, ये आपको बताना है। देखो भारत के बंधुआ श्रम की बात कर रहा है तो अनुच्छेद 23(1) में, अनुच्छेद 23 आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, अनुच्छेद 23(1) में जो है श्रम के बारे में बात किया गया। भारत में भीख मजदूर श्रम के बारे में अनुच्छेद 23(a) उसमें बात किया गया है। तो उसके अकॉर्डिंग दोनों ही चीज़ों पर मेन फोकस किया गया, 1 और 2, मतलब भारत का संविधान और संसद द्वारा कानून, दोनों में ही बाल श्रम की समस्या को संबोधित किया गया है। अब आप लोगों के नेक्स्ट 10 जो क्वेश्चन आप लोगों के होने वाले हैं वो इन्वायरमेंटल जीके के होने वाले हैं। तो जीके में इन्वायरमेंट में जो आप लोगों का पहला क्वेश्चन है, एक बार और पहला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याओं के पारिस्थितिक जो है पिरामिड केंद्र में व्यापक हैं। तो बताइए भाई कौन सी आप लोगों की संख्याएं हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है आंसर। देखो निम्नलिखित में से कौन सी संख्याओं के पारिस्थितिक प्रमाणिक केंद्र में व्यापक हैं। ये आप लोगों का वन पारिस्थितिकी के बारे में आपने बात किया होगा। वन पारिस्थितिकी तंत्र जो है पिरामिड के केंद्र होते हैं, तो इसमें डी वाला आप लोगों का राइट आंसर होगा। अगला पूछ रहा है निम्न कथनों पर आपको ध्यान देना है, बताइए कौन सा कथन आप लोगों का सत्य है। पहला कथन आप लोगों को कहता है कि वन्य जीव क्षेत्र रिजर्व
और प्रोजेक्टेड क्षेत्रों में मनुष्य का हस्तक्षेप लिविंग लेबोरेटरी कहलाता है। और वन जीव रिजर्व में किसी भी अनुसंधान की परमिशन नहीं देता है। तो आपको बताइए कौन सा जो है आप लोगों का उसमें राइट होगा, बताइए। देखो पहला ही कथन आप लोगों का सही है, केवल पहला कथन आपसे कहता है ना कि रिजर्व जो है क्षेत्रों में मनुष्य का हस्तक्षेप लिविंग लेबोरेटरी कहलाता है। तो लिविंग लेबोरेटरी कभी आप लोगों से परिभाषित रूप में पूछा जाए तो आप लोग डायरेक्ट यही बोलोगे कि वन्यजीव क्षेत्रों, रिजर्व और प्रोजेक्टेड क्षेत्रों में मनुष्य का हस्तक्षेप, मतलब उनमें कोई भी प्रकार का परिवर्तन या उनके द्वारा की गई वदतमीजी, ठीक है। ए वाला इसमें केवल पहला ही कथन आप लोगों का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, विश्व का पहला ओजोन परत संरक्षण के लिए सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो बताइए भाई, विश्व का पहला ओजोन परत के लिए सम्मेलन हुआ था, कहाँ हुआ था? विश्व का पहला ओजोन परत संरक्षण के लिए सम्मेलन जो आप लोगों का वियना में किया गया था 1985 में, ये सम्मेलन आप लोगों का आयोजित किया गया था। कहाँ पर? वियना में। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, ऑस्ट्रेलिया की नहीं, ऑस्ट्रिया की राजधानी आप लोग क्या है? वियना। 1985 में यहाँ पर जो है ओजोन परत संरक्षण का पहली बार सम्मेलन हुआ था और 1988 में लागू हुआ। 196 देशों में ये लागू हो चुका है ओजोन परत संरक्षण, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, किन जंगलों में 1932 में भारत की पहली बाघों की जनगणना हुई? तो बताइए किन जंगलों में पहला जो 1932 में पहली बार बाघों की जनगणना हुई? देखिए किन जंगलों की बात कर रहा है तो 1932 में पलामू के जंगलों में बाघों की पहली बार गणना की गई थी। कंजीरंगा जो आप लोग बोल रहे हैं वो गलत है, पलामू आप लोगों का राइट आंसर होगा। पिट्टी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? पिट्टी पक्षी अभ्यारण्य जो आप लोगों का कहाँ पर स्थित है, बताइए। पिट्टी पक्षी अभ्यारण्य जो आप लोगों का लक्षद्वीप में अवस्थित है। डी वाला इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। पिट्टी पक्षी अभ्यारण्य आप लोगों का स्थित है लक्षद्वीप में, ओके। अगला आप लोगों से कहता है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो वो आप लोगों को डेट बताना है जहां विश्व जल दिवस आप लोगों का मनाया जाता है। किस डेट में मनाया जाता है ये? देखो विश्व जल दिवस की बात कर रहा है तो विश्व जल दिवस आप लोगों का 22 मार्च को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य विश्व के सभी देशों में स्वच्छ जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करना है। तो इसमें जो है आप लोगों का 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी वाला जो है आप लोगों का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है साइलेंट वैली नेशनल पार्क आप लोगों कहाँ स्थित है? तो बताइए साइलेंट वैली नेशनल पार्क के बारे में काफी पढ़ रखा है आप लोगों ने, तो बताइए कहाँ स्थित है ये? साइलेंट वैली नेशनल पार्क की बात कर रहा है तो ये जो आप लोगों का है केरल में आप लोगों का है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क आप लोग केरल में है और ये जो है आप लोगों का केरल में स्थित है, ये तो ठीक है। अब ये आप लोगों का कभी कभार डिस्ट्रिक्ट पूछ लिया जाए तो आप लोगों का पालक्कड़ जिले में जो स्थित है। पालक्कड़ जिला आप लोगों ने सुना होगा। ये साइलेंट वैली जो है केरल के पालक्कड़ जिले में स्थित है या नीलगिरी की पहाड़ियों में पड़ता है। इसकी ऊंचाई काफी ज्यादा है 236, काफी बड़ा नेशनल पार्क ये आप लोगों का है। परम्बिकुलम वन्यजीव अभ्यारण्य आप लोगों को कहाँ स्थित है? तो प्लीज बता दीजिए परम्बिकुलम वन्यजीव अभ्यारण्य आप लोगों को कहाँ स्थित है? परम्बिकुलम वन्यजीव अभ्यारण्य की बात कर रहा है तो ये जो है आप लोगों का केरल में स्थित है। केरल की बात कर रहा हूँ, केरल में वही पालक्कड़ जो है पालक्कड़ जिले में आप लोगों का स्थित है, केरल में यही वाला। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है IUCN द्वारा जारी खतरे की प्रजातियां निम्नलिखित में से कौन सी है? तो लिस्ट का आप लोग बताइए और सीक्वेंस वाइज IUCN द्वारा जो लिस्ट आप लोगों को जारी किया गया उस पर आप लोग टिक कीजिए। कौन सा आप लोगों का उनका खतरे का बढ़ता क्रम आप लोगों को सेट करना है, किसमें सबसे ज्यादा खतरा, फिर किसमें कम, इस तरीके से आप लोग सेट कीजिए उसको। देखिए यहाँ पर जो आप लोगों का IUCN द्वारा जारी खतरे की प्रजातियों की लिस्ट जो आप लोगों का दिया गया है उसमें जो आप लोगों का लिस्ट आप लोग इजीली देख, कोई बात नहीं। देखो ये जो आप लोगों का दिया गया है VU तो आप लोगों का जो है चपेट में है। EN जो आप लोगों का कहते हैं कि खतरे में है जाति। CR जो आप लोग कहता है कि गंभीर खतरे में है और EW आप लोगों का जंगल से विलुप्त हो चुकी हैं। तो ये सीक्वेंस वाइज आप लोगों को जमाना था कि आप लोगों का जैसे कौन है VU, तो ये आप लोगों का जो है वुलनेरेबल है ना। EN जो आप लोगों का रहता है एंड ग्रेटेड, इंटीग्रेटेड जो जातियां रहती हैं वो आप लोगों की खतरे में है आप लोगों का ना। ये आप लोगों का जो CR आप लोगों का रहता है वो क्रिटिकली इंटीग्रेटेड रहता है। EW आप लोगों का जो है एनहिस्ट इन द वर्ल्ड, मीन्स आप लोगों का जो है उसमें से जंगल में से बिल्कुल विलुप्त ही हो चुकी हैं, उसको आप लोग कहते हो। निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय निकायों में से किसने बाघों को बचाने और बाघ के आवासों को संरक्षित करने के लिए ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव शुरू करने के लिए
सक्रिय रुचि ली है। तो बताइए किसके द्वारा ये रुचि जो है ली गई है, उसका नाम आप लोग को बताना है। राइट आंसर होना था कि किसने जो है ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव शुरू करने का सक्रिय रुचि ली है। तो ये जो रुचि ली गई है मूल रूप से वर्ल्ड बैंक के द्वारा ली गई है, विश्व बैंक ने इसमें मूल इंपोर्टेंट रोल प्ले किया है। ठीक है, ये आप लोगों का पर्यावरण के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब हम चलने वाले हैं प्राचीन भारत के इतिहास के क्वेश्चन की ओर। इतिहास में जो आप लोगों का जो है आप लोगों का मध्यकालीन हो गया, आधुनिक हो गया, प्राचीन भारत के क्वेश्चन है। तो ये कुछ प्राचीन भारत के 10 क्वेश्चन रहेंगे। आप लोगों का लास्ट सेशन जो है मेरे सामने चल रहा है। ठीक है, चलिएगा चलते हैं अगले क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है इसमें। पहला क्वेश्चन ये रहा, सॉरी, चावल की खेती के प्रथम साक्ष्य कहां से मिलते हैं। तो प्राचीन भारत इतिहास का पहला क्वेश्चन बताइए कहां से मिलते हैं ये प्लस कोर्स। चावल की खेती के प्रथम साक्ष्य की बात कर रहा है तो ये आप लोगों का जो है वेलन घाटी में स्थित है। वेलन घाटी आप लोगों का ये रहा। देखो चावल की खेती का प्रथम साक्ष्य वेलन घाटी में मिलता है। ये वर्तमान में देखा जाए तो आप लोगों का यूपी में जो है इलाहाबाद जगह आप लोगों का पड़ता है, वहां पर आप लोगों का है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका कहता है आप लोगों से सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से अग्रवेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। तो बताइए भाई सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जो अग्रवेदिकाएं प्राप्त हुई हैं, उस जगह का नाम आपको बताना है, प्लीज बताइए। देखो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल की अग्रवेदिकाएं प्राप्त हुई हैं तो ये जो आप लोगों की कालीबंगन नामक स्थान है यहाँ से प्राप्त हुई हैं। मुख्य स्थल रहा है यहाँ से ऊंटों की हड्डियां, अग्रवेदिकाएं और जुते हुए खेत के साथ हमको कालीबंगन से प्राप्त हुई हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे कहता है पाली ग्रंथों में निगंठना निपुक्त किसे कहा गया है। तो बताइए भाई पाली ग्रंथों में निगंठना निपुक्त किसे कहा गया है। सही आंसर नहीं दिया। पाली ग्रंथों में निगंठना निपुक्त जो कहा गया है वो किसे कहा गया, ये छोटा सा क्वेश्चन था। महावीर स्वामी को पाली ग्रंथों में निगंठना निपुक्त कहा गया है। महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे। ये स्वामी जी का नाम आप लोगों को जो है ध्यान रखना है। ओके, अगला क्वेश्चन आपसे कहता है किस गुप्त राजा ने लिच्छवी दौहित्र कहा जाता है। किस लिच्छवी राजा को बताइए लिच्छवी दौहित्र कहा जाता है, उस राजा का आप लोग नाम बताइए। देखो राजा को लिच्छवी दौहित्र कहा जाता है तो वो राजा का आप लोगों से पूछा जा रहा है। समुद्रगुप्त के बारे में आपको बताना चाहूंगा। समुद्रगुप्त जो है चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा था। वह चंद्रगुप्त की पत्नी लिच्छवी राजकुमारी का पुत्र था। उसका नाम जो है लिच्छवी राजकुमारी था और इसी कारण से समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र कहा गया है, अर्थात लिच्छवियों की पुत्री का पुत्र। ठीक है, समुद्रगुप्त को लिच्छवियों की पुत्री का पुत्र, बहुत गहरा अर्थ छुपा हुआ है। समुद्रगुप्त में लिच्छवियों की पुत्रियों का पुत्र कहा गया है। ठीक है, उसको मतलब लिच्छवी दौहित्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, मौर्य काल के दौरान राज्य के राजस्व की वसूली कौन सा अधिकारी करता था। बताइए भाई कौन सा अधिकारी करता था राजस्व की वसूली। जो मौर्य काल के दौरान राज्य के राजस्व की वसूली कौन सा अधिकारी करता है, तो आप लोगों का संघहर्ता जिसको कहते हैं, मुख्य अधिकारी संघहर्ता होता था, जिसका कार्य जो है पूरे राज्य से वसूली करने का होता था। वसूली का मुख्य स्रोत जो है कृषि हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है गुप्त काल के दौरान स्वर्ण सिक्कों की कमी और गुप्त काल के बाद सिक्कों की कमी का क्या कारण था। गुप्त काल के दौरान जो है स्वर्ण सिक्कों की कमी और गुप्त काल के बाद सिक्कों की कमी का मूल कारण आप लोग क्या था बताइए। तो गुप्त काल के दौरान स्वर्ण सिक्कों में कमी और गुप्त काल के बाद सिक्कों की कमी का मूल कारण जो है क्या है कि उस दौरान जो है व्यापार में बहुत गिरावट आई और अकाल इसका मुख्य कारण था। इसके चलते जो है इनकी कमी महसूस की गई। निम्न में से अष्टम स्थान कौन सा नहीं है, बताइए भी कौन सा अष्टम स्थान नहीं है। देखो तक्षशिला जो आप लोगों का है वो अष्टमाध्यान में जो है सम्मिलित नहीं है मायस्थन में। मूल रूप से लुम्बिनी, गया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती और सकाया, राजगृह, वैशाली ये जो है आप लोगों के उसमें सम्मिलित थे। उनको जो है अष्ट अध्यान के अष्ट महास्थान के नाम से उनको जाना जाता है, जो मैंने अभी बताया। तृतीय बौद्ध संगति किसके काल में हुई, बताइए किसके काल में हुई। देखो तृतीय बौद्ध संगति जो आप लोगों का अशोक के काल में हुई थी। यह पाटलिपुत्र में समाहित हुई और साथ ही साथ इसका अध्यक्ष जो है मोगलीपुत्र तिस्स जिसको हम कहते हैं वो आप लोगों का इसका अध्यक्ष था तृतीय बौद्ध संगति का। गौतम बुद्ध को किस उम्र पर ज्ञान प्राप्त हुआ, वो एज आप लोग बताना है, बताइए। गौतम बुद्ध को जो है 35
ईयर्स में जो है उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बट वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, अचानक उनको ज्ञान प्रकट हो गया, ऐसा नहीं होता है। काफ़ी मतलब दिमाग संकेंद्रण की स्थिति में पहुंच जाता है, उसको हम ज्ञान कहते हैं। गौतम बुद्ध का एकमात्र पुत्र था, उसका नाम क्या था? आज का अंतिम क्वेश्चन आपके समक्ष, बताइए उसका नाम क्या था। देखो इसमें जो आप लोगों का राइट आंसर है कि गौतम बुद्ध का एकमात्र पुत्र था, तो उसका नाम जो है राहुल था। और गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम कभी पूछा जाए तो आप लोग बताओगे यशोधरा था। उनका पुत्र जो है राहुल था, जिसका जन्म 534 ईस्वी में हुआ था, 534 ईस्वी में हुआ था। आई होप, मैं आशा करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, तो इसका जो है आप लोग रेगुलर 1 बजे ज़रूर देखने के लिए आओगे। साथ ही साथ जो है आप लोगों को मैं बोलना चाहूँगा, इसका एक रिवीजन क्लास आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल MCG अकेडमी पर मिल जाएगा, जिसको आप देख रहे हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना यूट्यूब पर। और यदि आप लोग प्लस कोर्स लेना चाहते हो तो MCG अकेडमी 10 का रेफरल कोड यूज़ करना, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड किसी भी वीडियो में कमेंट कर दीजिए, जिससे आपको और भी चीज़ों का प्रॉफिट मैं आप लोगों को उपलब्ध करवा दूंगा। इसका आंसर सीट सहित आप लोगों ग्रुप में इसका मिल जाएगा, जो कि ग्रुप में आई थिंक मैं डाल चुका हूँ पहले से ही। और आप लोग फॉलो किए बिना नहीं जाना, ठीक है। रेगुलर टाइम पर आने का कष्ट जरूर करें और इसको फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, है ना।